राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं काफ़ी दिनों से अपनी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो रुकी हुई थी। तो आज से अपन उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। डेली यहाँ पर अपन 10 क्वेश्चन करेंगे एज ए प्रैक्टिस, और ये जो 10 क्वेश्चन है वो अलग अलग चैप्टर से होंगे। तो आपकी अच्छी खासी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। और ये जो सीरीज है मैं सीजीएल मेंस को टारगेट करके कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो अपन अच्छा लेवल ही रखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मेनली प्रीवियस ईयर या फिर रिसेंट में जो एग्जाम हुए उन्हीं से रिलेटेड होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है कि 3 ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अरुण, भाव्य और चित्रा, जो तीनों मिलके एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसपे उनको 98,000 रुपए की टोटल फंडिंग प्राप्त हुई है। फिर बोला जा रहा है कि हर दिन वो कितना घंटा रिसर्च करते हैं, ये अपन को रेशियो में दे रखा है 5-7-8। दैट मीन्स कि अरुण, भाव्य और चित्रा, इनका हो जाएगा 5-7-8। फिर बोला गया कि अरुण जो है वो 8 महीने के लिए रिसर्च करता है, भाव्या 12 मंथ के लिए रिसर्च करती है और चित्रा जो है वो 9 महीने के लिए रिसर्च करती है। इफ द फंडिंग इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन बोथ द रेशियो ऑफ आवर्स कंट्रीब्यूटेड एंड द ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, हाउ मच विल भाव्या रिसीव। तो देखिए, बोला जा रहा है कि अगर फंडिंग इस बेसिस पे डिवाइड होगी कि वो कितने घंटे काम करते हैं और कितने दिनों के लिए काम करते हैं, मतलब कितने महीनों के लिए काम करते हैं, तो फिर भाव्या का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें कितना उसको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रेशियो ऑफ आवर्स तो अपन को दे ही रखा था। अब एंड जब भी बीच में आ जाए इसका मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स कि मेरे को आवर का जो रेशियो है उसको ड्यूरेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अरुण का जो ड्यूरेशन है वो है 8 महीने का, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर भाव्या का 12 महीने, तो यहाँ पे 12 से, और चित्रा का 9 महीने, तो यहाँ पर 9 से। तो इनका अब अपन क्या करेंगे, कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, और ये जो रेशियो अपने पास आएगा इसी रेशियो में इन तीनों के बीच में फंडिंग डिवाइड होगी। तो यहाँ पर आप देखिए 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, और ये 4 से 2 बार में। तो ये आ गया 5 दूनी 10, 7 ती 21, 9 दूनी 18। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों का जो सम होगा वो अपने पास टोटल फंडिंग के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 31 + 18 दैट इज 49। तो 49 की वैल्यू आपको दे दी 98,000, और आपसे भाव्य पूछ रहा है जो कि 21 यूनिट के बराबर है। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए 49 का 2 बार में, तो 21 दूनी 42,000। दैट मीन्स कि भाव्य को टोटल 42,000 रुपए प्राप्त होंगे। इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल XYZ, XP इज एन एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन साइड YZ। तो चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं XYZ। फिर बोला जा रहा है कि इस ट्राइंगल में XP एक एल्टीट्यूड है जो कि साइड YZ पर है, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका हो गया XP। O इज ए पॉइंट ऑन XP सच दैट XY 12। O एक पॉइंट है XP पर और XY 12 है। फिर OY जो है वो 5 के बराबर है, OZ जो है वो 9 के बराबर है, और XZ की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो नॉर्मल तरीका अपन देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी भी अपन बना देंगे। अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने XO D माना है और OP जो है वो C माना है। तो अब जानते हैं, देखिए ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। ट्राइंगल XYZ जो है वो भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। सॉरी XYZ नहीं, XYP, माय मिस्टेक। सेम तरीके से ट्राइंगल XZP ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल OYP ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल OZP ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो चारों राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, तो चारों में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्राइंगल XYP की, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस ये जो पूरी साइड है XP ये आपके पास हो जाएगी D + C के बराबर, तो D + C का होल स्क्वायर। और ट्राइंगल XZP की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास हो जाएगा XZ स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस D + C का होल स्क्वायर। सेम तरीके से अगर मैं ट्राइंगल OYP में बात करूं तो देखिए OYP हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये जो अपने पास है OZP ये हो जाएगा 9 स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए अगर मैं 2 में से 1 को घटा दूं तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये C स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आ गया 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फिर सेम तरीके से अगर यहां पर भी मैं
इस सेकंड वाली में से इस फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये डी प्लस सी का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज कितना 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो यहां से मैं एक्स जेड अगर निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर उधर जाके 144। तो ये कितना आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 225 माइनस 25 दैट इज 200। तो एक्स जेड कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स जेड आ गया √200 दैट इज 10√2। तो ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जो क्वेश्चन है ये सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है और अभी आप जैसे जानते हो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत आए, या तो उनके ऑप्शन गलत थे या फिर क्वेश्चन ही गलत थे। इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन गलत थे, यहाँ पर उन्होंने 10√2 की जगह 10√5 दे रखा था, लेकिन फिर मैंने उसको सही करके 10√2 लिख दिया। तो देखिए यहाँ से मैं एक आइडेंटिटी भी बना सकता हूँ जिसको आप आगे के लिए याद रख सकते हो। तो यहाँ पर एक्स जेड स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आया था और जो 12 था वो एक्स वाई के बराबर था। तो अगर इसको मैं वापस पुट करूँ तो ये बन गया एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये बी को पी जेड अपन बोल सकते हैं, तो पी जेड स्क्वायर माइनस ए जो है वो वाई पी है तो वाई पी स्क्वायर। और अब आप देखिए ये जो पी जेड का होल स्क्वायर है इसको आप ओ जेड स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर बोल सकते हो, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में पी जेड जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगा ओ जेड स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। और अगर मैं वाई पी की बात करूं तो वाई पी जो है वाई पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ वाई स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो यहां पर आप ये माइनस ओ पी स्क्वायर और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ओ पी स्क्वायर, दोनों को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये आपके पास बराबर आ गया ओ जेड स्क्वायर माइनस ओ वाई स्क्वायर। तो इनको आप चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो। तो एक्स जेड स्क्वायर माइनस ओ जेड स्क्वायर इक्वल टू अपने पास बन गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस ओ वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान भी रखना है, ये जो एक्स जेड स्क्वायर में से अगर मैं ओ जेड स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करूं तो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ओ वाई स्क्वायर। जब कभी भी इस तरीके से एक्स पॉइंट से अगर अपन एल्टीट्यूड खींचे, ये ओ पॉइंट कहीं भी हो, इस लाइन में कहीं भी होगा, ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आइडेंटिटी हमेशा आपके लिए सही होगी। तो ये नेक्स्ट टाइम पर आप ध्यान रख सकते हो। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बेड इज 2 times ऑफ इनिशियल देन द प्रॉफिट इज 7 times ऑफ इनिशियल, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो इनिशियल का 2 टाइम हो जाए, जैसे मैं इनिशियल सेलिंग प्राइस को अगर 1 SP मान लूं तो 2 टाइम कहने का मतलब क्या है कि 2 SP हो गई, और जो प्रॉफिट है वो इनिशियल का 7 टाइम्स हो जाए। तो अगर मैं इनिशियल प्रॉफिट को 1P मान लूं तो 7P हो जाएगा अपना पास प्रॉफिट। तो अपन से पूछा जा रहा है कि इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी कि जितना सेलिंग प्राइस बढ़ता है उतना ही हमेशा प्रॉफिट बढ़ता है। सेलिंग प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के। जैसे कि यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहूँ आपको, मान लीजिए कि 10 रुपए की चीज को अपन ने 20 रुपए में बेचा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने जो सेलिंग प्राइस है वो 20 से बढ़ा के 40 कर दी, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10 से 40 में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 30 रुपए हुआ। पहले प्रॉफिट 10 था तो बड़ा कितना, बड़ा 20 रुपए बढ़ा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जब मैंने सेलिंग प्राइस को 20 रुपए बढ़ाया तो प्रॉफिट भी मेरे पास 20 रुपए ही बढ़ा, मतलब जितना सेलिंग प्राइस बढ़ा उतना ही प्रॉफिट बढ़ा। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इक्वल टू का साइन लगा सकते हो कि जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं उतना ही एग्जैक्ट प्रॉफिट बढ़ता है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि उस रेशियो में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, एग्जैक्ट उतना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 1 SP से 2 SP, दैट मीन्स कि 1 SP का सेलिंग प्राइस बढ़ा, और 1P से 7P दैट मीन्स कि 6P का प्रॉफिट बढ़ा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो 1 SP इक्वल टू आ गया 6P। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट के रेशियो की तो वो आ जाएगा 6:1। तो अगर मैंने सेलिंग प्राइस को 6 रुपए मान लिया, प्रॉफिट को 1 रुपए मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस में बोल सकता हूँ 6 - 1 दैट इज 5 रुपए हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज अपन से निकाल रहा है और इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, बड़ा हुआ नहीं पूछ रहा। और ये जो SPP CP आई ये इनिशियल आए, क्योंकि मैंने इनिशियल को 1 SP 1P माना था, तो ये 1 SP 1P की ही वैल्यू है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 रुपए का प्रॉफिट है 5 रुपए पे मल्टीप्लाई बाय 100%, दैट इज 20%। ऑप्शन नंबर बी। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा।
तो देखिए ये जो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा है इसको किस तरीके से खोला जाता है, तो यहां पर अल्फा स्क्वायर बीटा गामा आ गया। अब सिग्मा कहने का मतलब है कि पेयर बनेंगे, जैसे पहले एक बार अल्फा स्क्वायर आया तो अब फिर बीटा स्क्वायर आएगा और फिर गामा स्क्वायर आएगा, कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये सिंपल तरीके से लिखने का नोटेशन होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको खोल नहीं पा रहे तो फिर सोल्व नहीं कर सकते। अगर कोई इसको नॉर्मली सिग्मा स्क्वायर बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा मान ले तो फिर मामला खराब है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, फिर अल्फा बीटा गामा स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए आप अल्फा बीटा गामा को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रह जाएगा। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स दोनों का फॉर्मूला आप जानते हैं। जैसे अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखना चाहूं तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। यहां पर अगर मेरे को सम ऑफ द रूट्स निकालना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो क्या होता है, वो इक्वल टू हो जाता है माइनस बी बाई ए। और अगर अल्फा बीटा गामा निकालना है तो वो इक्वल टू हो जाता है माइनस डी बाई। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो माइनस बी बाई ए क्या होगा, ये है आपके पास प्लस बी एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके आगे आपको माइनस साइन लगाना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पूरा -11, साइन के साथ लेके चलना है, इस साइन को छोड़ना नहीं है। दैट मीन्स कि b -11 आया तो माइनस ऑफ -11 यहां पर आप करेंगे डिवाइड बाय ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज 6। और सेम तरीके से यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं तो माइनस डी बाई ए, मतलब डी मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको पूरे को लेना है विद साइन दैट इज -1, तो माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाय ए मतलब 6। तो यहां पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, तो ये आ गया 11/36, ऑप्शन नंबर बी। A, B and C can complete a work in 24, 36 and 72 days respectively। देखिए बोला जा रहा है कि A किसी काम को 24 दिन में करता है, B सेम काम को 36 दिन में करता है और C जो है वो 72 दिन लगाता है। तो यहां पर सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम हो जाएगा 72। मैंने मान लिया जो टोटल काम है वो 72 यूनिट है। अब अगर A उसको 24 दिन में करता है तो हर दिन कितना करेगा, 72/24 मतलब 3 यूनिट। B अगर 36 दिन में करता है तो हर दिन कितना करेगा, 72/36 मतलब 2 यूनिट। और C अगर 72 दिन में करता है तो हर दिन कितना करेगा, 72/72 मतलब 1 यूनिट काम करेगा। देखिए एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, यही इनकी एफिशिएंसी होती है। तो यहां पर इन तीनों की एफिशिएंसी अपने पास आ चुकी है, और ये जो एफिशिएंसी है ये टोटल वर्क के अकॉर्डिंग होती है। जैसे यहां पर 72 मैंने माना, ऐसा कोई कहीं भी लिख के नहीं दिया गया कि टोटल वर्क 72 है। अगर 72 की जगह मैं 144 मान लेता तो इनकी एफिशिएंसी बदल जाती। तो देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी एफिशिएंसी मतलब जो भी टोटल वर्क मानेंगे उसके हिसाब से आपकी एफिशिएंसी बदलती रहेगी। अब आगे बोला गया कि ए जो है वो हर दिन काम करता है और हर चौथे दिन बी और सी उसको मदद करते हैं। तो इस तरीके से काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले दिन ए ने काम किया, फिर दूसरे दिन ए ने किया, फिर तीसरे दिन ए ने किया। अब जब चौथा दिन आया तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेंगे। लेकिन फिर 5वें दिन फिर से ए काम करेगा, 6ठे दिन फिर से ए काम करेगा, 7वें दिन फिर से ए काम करेगा और 8वें दिन फिर से ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे। इस तरीके से ये काम चलेगा। तो देखिए यहां पर होगा क्या, पहले दिन ए ने 3 यूनिट काम किया, फिर दूसरे दिन भी 3 यूनिट किया और तीसरे दिन भी 3 यूनिट किया, क्योंकि वो एक दिन में 3 यूनिट ही काम कर सकता है। और जब चौथा दिन आया तो चौथे दिन इन तीनों ने काम किया, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, 3 + 2 + 1 दैट इज 6 यूनिट काम करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि 4 दिन में मिला के 9 + 6 15 यूनिट काम होगा। इसका मतलब क्या है कि हर 4-4 दिन में 15-15 यूनिट काम होगा। तो अब आप देखिए क्या कीजिए, 72 से छोटा 15 का मल्टीपल देखिए, तो 72 से छोटा जो 15 का मल्टीपल है वो 60 है। दैट मीन्स कि 15 × 4 होता है 60। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो 4 का पेयर बना 4 दिन का, ये कितनी बार आना पड़ेगा, ये 4 बार आना पड़ेगा। एक बार 15 यूनिट काम करने में 4 दिन लगते हैं और इस तरीके से इनको 4 बार आना पड़ता है। तो 4 × 4 मतलब कितना हो गया, 16 दिन। दैट मीन्स कि 16 दिन में जाके 60 यूनिट काम होगा। लेकिन टोटल काम 72 यूनिट है। इसका मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम बचा हुआ है। तो अब कितना काम बचा है, तो 72 - 60 मतलब 12 यूनिट काम बचा है। तो अब देखिए क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं कि 12 यूनिट में सीधा 12/15 समय लगेगा, तो ऐसा बोलना सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर हर दिन के अलग अलग हिसाब से काम कर रही है। तो पहले दिन अब ए आएगा क्योंकि 4-4 का पेयर बन गया। अब किसकी बारी है, अब ए की बारी है। ए कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट काम कर सकता है।
फिर ए आया 3 यूनिट, फिर ए आया 3 यूनिट, तो 3 दिन में कितना काम हुआ? 9 यूनिट काम हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पे 9 यूनिट और काम खत्म हो गया, तो 12 माइनस 9, 3 यूनिट काम बचा और 3 दिन का समय और लग गया। ठीक है, तो अभी तक अपन को पूरे 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 यूनिट काम बाकी है। अब इसके लिए कौन आएगा? तो इसके लिए पूरा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके आएंगे और तीनों मिलके 6 यूनिट काम कर सकते हैं, लेकिन अपना काम 3 ही यूनिट बचा है। तो मैं बोल सकता हूं कि इनको कितना समय लगेगा? तो इनको 3/6 मतलब आधा ही दिन लगेगा। देखिए पूरे दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, आधा दिन काम करना है तो टाइम भी कितना लगेगा? आधा ही लगेगा। दैट मीन्स क्या? 0.5। तो यहां पे मिला के कितना समय लगा? तो मिला के 19.5 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर बी। 3 runners X, Y, and Z run on a circular track of circumference 500 meter. They all start from the same point at the same time. X run at 4 meter per second, Y at 5 and Z at 10 meter per second, all in the same direction. तो देखिए बोला जा रहा है कि 3 रनर है X, Y, Z जो कि 500 मीटर के सर्कमफ्रेंस के सर्कुलर ट्रैक पर भाग रहे हैं और तीनों सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पर भागना स्टार्ट करते हैं। तीनों की अलग अलग स्पीड आपको दे रखी है। बोला जा रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल ऑल 3 रनर्स बी एट द सेम पॉइंट फॉर द सेकंड टाइम। तो देखिए पूछा जा रहा है अपन से कि कितनी देर के बाद तीनों रनर सेम पॉइंट पर होंगे सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम नहीं पूछा जा रहा, सेकंड टाइम पूछा जा रहा है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम अपन निकाल लेते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकंड टाइम आ जाएगा। बिकॉज फर्स्ट टाइम जितनी देर के बाद होंगे तो हर उतनी देर के बाद ये लोग मिलते रहेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं फर्स्ट टाइम निकाल लूंगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सेकंड टाइम आ जाएगा। अगर थर्ड टाइम पूछा जाता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता, फोर्थ टाइम पूछा जाता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता। इस तरीके से वो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहां पर मेनली अपन 2 रनर की बात करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में अपन को 3 रनर दे रखे हैं। तो जैसे जब अपन 2 रनर की बात करते हैं और अपन से पूछा जाता है कि वो पहली बार किसी भी पॉइंट पर कितनी देर के बाद मिलेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ मतलब ये जो सर्कुलर ट्रैक का सर्कमफ्रेंस है दैट इज 500 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ एक्स माइनस स्पीड ऑफ वाई। क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं इसलिए रिलेटिव स्पीड जो है वो एक्स माइनस वाई बन जाती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं तो एक्स प्लस वाई बन जाती। तो अब आप यहां पे देखिए, यहां पर 3 रनर है तो अपन को 2-2 का करके निकालना पड़ेगा। जैसे एक बार मैंने निकाल लिया एक्स माइनस वाई का और दूसरी बार मैंने निकाल लिया वाई अपॉन एक्स माइनस जेड का, और फिर ये दोनों जो वैल्यू आएगी इनका अपन लेंगे एलसीएम यहां पर, क्योंकि एक बार में अपन तीनों का साथ में नहीं कर सकते। तो ये आपके पास कितना बनेगा, तो x और y की जो स्पीड है वो 4 और 5 की है। इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 1 का हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये 500 सेकंड आ गया। इसका मतलब हर 500 सेकंड के बाद x और y सेम पॉइंट पर आएंगे। और यहां पर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो x माइनस जेड कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, मतलब 500/6। इसका मतलब हर 500/6 सेकंड के बाद x और z सेम पॉइंट पर आएंगे। तो तीनों को अगर सेम पॉइंट पर आना है तो उसके लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 500 और 500/6 का जो एलसीएम आएगा वो 500 ही आ जाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि हर 500 सेकंड के बाद ये तीनों जो है वो सेम पॉइंट पर आएंगे। लेकिन यहां पर ये फर्स्ट टाइम आएंगे, सेकंड टाइम आपसे पूछ रहा है तो सेकंड टाइम के लिए आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। दैट मीन्स कितना, 1000 सेकंड। तो 1000 सेकंड के बाद ये सेकंड टाइम सेम पॉइंट पर आएंगे। और 1000 सेकंड का मतलब कितना हो गया आपके पास, इसको अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 मिनट 40 सेकंड। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर कितनी देर के बाद आएंगे, और एक आपसे पूछा जाता है कि कोई भी पॉइंट हो उस पर कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक राउंड ये कितनी देर में पूरा करेंगे ये आपको निकालना होता है। जैसे एक राउंड करने में इनको कितना टाइम लगेगा, 500/4 दैट इज 125। फिर इसको लगेगा 500/5 दैट इज 100 सेकेंड, और इसको लगेगा 500/10 मतलब 50 सेकेंड। और फिर इन तीनों का आपको लेना होता है एलसीएम। तो इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 500 ही आएगा। दैट मीन्स कि 500 सेकंड के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट और पहली बार कोई भी सेम पॉइंट बराबर है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि पहली बार कोई भी जो सेम पॉइंट पर वो आएंगे वो स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा। लेकिन ऐसा कोई हमेशा जरूरी नहीं होता कि हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और पहली बार सेम पॉइंट सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में डिजिट्स इस तरीके से थी कि सेम आ गया लेकिन अगली बार नहीं भी आए। तो आपको एक सीधा तरीका है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर के बाद आएंगे तो आपको इस तरीके से करना है, तीनों का अलग अलग एलसीएम, तीनों का अलग अलग डिवाइड करके एलसीएम लेना है। और अगर पूछा जाए कि कोई भी पॉइंट पर पहली बार कितनी देर के बाद आएंगे तो फिर ये तरीका इस्तेमाल करना है।
इस बात का ध्यान रखना है। इफ साइन ए माइनस कोस इक्वल टू 1/3 एंड ए बिलोंग्स टू 0 to π/2 देन व्हाट इज साइन 2a। देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए आपको 1/3 दे रखा है और साइन 2a आपसे पूछ रहा है, तो यहां पर आप क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आ गया साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है माइनस 2 साइन है कोस है इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/9। तो यहां पर अपन जानते हैं कि ये आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है, तो ये तो 1 आ गया। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो 2 साइन है कोस इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 - 1/9 दैट इज इक्वल टू 8/9। और ये जो 2 साइन कोसे है ये भी फिर से आइडेंटिटी है जो कि इक्वल टू होती है साइन 2a, और ये साइन 2a ही आपसे पूछ रहा था, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8/9, ऑप्शन नंबर डी। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, इनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए अगर 3 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं ए बी बी सी, तो यहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपने पास होता है, जहां पर b जो है वो इन a और c का मीन प्रोपोर्शनल कहला जाता है। तो ये a है, ये c है, और b की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो b इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ए सी। तो 21 + 6 16 रूट 2 मल्टीप्लाई 16 - 7 रूट 2। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे। तो 16 एकम 16 की 6, एक कैरी चला गया, 16 दूनी 32 और 1 33, फिर ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 16 का स्क्वायर 256, और ये 16 × 7 हो जाता है अपने पास 112, और ये √2 × √2 हो गया 2, तो 112 × 2 दैट मीन्स 224। तो 336 में से 224 घटाएंगे तो 6 में 4 गया 2, 33 में से 12 क्या है, 33 में से 22 गया 11, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, 16 में से 7 गया 9, और 14 में से 4 में 4 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, 109 √2। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹12,000 फॉर 2 years इज ₹216, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 216 रुपए, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 12,000, और ये जो डिफरेंस है वो 2 साल का दे रखा है, तो अपन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के मैं 2 फॉर्मूले यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इक्वल टू हो जाता है CI - SI फॉर 2 years डिवाइड बाय SI फॉर 1 year मल्टीप्लाई बाय 100%। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, और एक और फॉर्मूला यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि होता है CI - SI फॉर 2 year इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो यहां पर देखिए CI - SI का जो डिफरेंस है वो तो आपको दे रखा है, तो ये परसेंट से तो परसेंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्वल टू ये कितना है 216, और अगर मैं SI फॉर 1 year की बात करूं तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन R मान रहे हैं, तो 12,000 पर R% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूं 12,000 इंटू R% दैट इज R/100, तो ये आ गया 120R। तो जो SI है 1 साल का वो आ जाएगा 120R मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 20 से 5 बार में, 20 से 6 बार में, और 6 से 36 बार में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36 × 5 180, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 13 का स्क्वायर 159 होता है और 14 का स्क्वायर 196, तो ये 13 और 14 के बीच में आएगा, और एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। देखिए ये सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का क्वेश्चन है, और यहां पर भी उन्होंने ऑप्शन गलत दिए थे, 13 की जगह उन्होंने 12.42 दिया था, तो यहां पर फिर आप बोल सकते हो कि बोनस होगा ये क्वेश्चन, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया 13.42%। सेम तरीके से अगर मैं सेकंड वाले से चलता तो इसका डिफरेंस मुझे दे रखा है 216, प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, और ये कितना आ गया, ये आ गया वही आपके पास R स्क्वायर बटा, ठीक 3 0 तो देखिए कैंसिल आउट हो गया आपके पास, फिर ये 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, और 6 से 36 बार में, तो वही 36 × 5 180, तो फिर से R स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 180 आ गया, दैट मीन्स कि कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 13.42%। इफ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ए moderately skewed observation are x - 1, 2x - 4 and 2x respectively
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए मॉडरेटली स्क्यूड ऑब्जर्वेशन के लिए अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहां पे मोड आपको दे रखा है 2x के बराबर, मीडियन दे रखा है आपको 2x माइनस 4 के बराबर, और मीन दे रखा है आपको x माइनस 1 के बराबर। तो ये 2x इक्वल टू 6x माइनस 12 माइनस 2x प्लस 2। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सोल्व करेंगे 6 में 2 क्या 4, और ये 4 माइनस 2 2x, और ये माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10, उधर जाएगा तो प्लस 10, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। ये अपना 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं एक प्रैक्टिस सेट डाल सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है इस बनाने का। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।